केडी एग्रीकल्चर स्टडी पॉइंट दौसा के यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, पिछली क्लास में हमने बात की बायो फर्टिलाइजर्स के बारे में। बायो फर्टिलाइजर्स को अपन ने डिटेल से देखा। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सबसे पहले कृषि पंचांग के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे दोस्तों? कृषि पंचांग के बारे में। दोस्तों, प्राचीन काल से ही कृषि की विभिन्न जो क्रियाएं होती हैं उनको एक मुहूर्त देखकर किया जा रहा है, किया जाने का प्रचलन चलता आ रहा है। दोस्तों, कृषि की विभिन्न क्रियाओं को ग्रह, नक्षत्रों और चंद्रमा की स्थिति आदि को देखकर किया जाता है और इस प्रकार की जो पूरी प्रक्रिया होती है उसको बोलते हैं कृषि पंचांग। यानी कि ग्रह, नक्षत्रों की स्थिति आदि को देखकर कृषि कार्य का करना किसके अंतर्गत आता है दोस्तों? कृषि पंचांग के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों, आज हम कृषि पंचांग के बारे में देखें तो कृषि पंचांग जो हमारे सिलेबस में दिया हुआ है उसमें सब जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं उनका हम यहाँ अध्ययन करने वाले हैं। दोस्तों, हमारा पहला पॉइंट है एक बार शुक्ल पक्ष व कृष्ण पक्ष की गति करने में लगा समय। यानी कि चंद्रमा को एक बार शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की गति को परिक्रमाओं को पूरा करने में कितना समय लगता है? तो दोस्तों 29.5 दिन लगते हैं। दूसरा पॉइंट है हमारा पूर्णिमा के 48 घंटे पहले बुआई करने से क्या होता है दोस्तों? अंकुरण में वृद्धि होती है। पूर्णिमा के 48 घंटे पहले बुआई करने से क्या होता है दोस्तों? अंकुरण में वृद्धि होती है और निरोगी प्लांट्स उत्पन्न होंगे। यानी कि पौधों में रोग लगने की संभावनाएं बहुत कम हो जाती है। इसके बाद तीसरा पॉइंट है दोस्तों हमारा चंद्रमा द्वारा उत्तरायण व दक्षिणायन की गति करने में कितना समय लगता है? तो दोस्तों उसमें लगता है 27.3 दिन। चंद्रमा द्वारा उत्तरायण और दक्षिणायन की गति को पूर्ण करने में कितना समय लगता है दोस्तों? तो उसमें लगता है दोस्तों 27.3 दिन। दोस्तों, कृषि पंचांग के अकॉर्डिंग यदि अपन खेती करते हैं तो उसमें पौधे स्थिति के अनुसार जर्मिनेशन में वृद्धि होगी, उन निरोगी पौधे उत्पन्न होंगे और जो प्राकृतिक आपदाएं हैं उनका कम होना या प्राकृतिक आपदाओं से होने वाला नुकसान कम होने की संभावनाएं होती है। इन सब के लिए क्या किया जाता है दोस्तों? कृषि पंचांग को देखकर ही जो कृषि क्रियाएं होती है उनको की जाती है। तो दोस्तों, हमारे सिलेबस में ये 3 पॉइंट थे जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनको अपन ने डिटेल से देखा। दोस्तों, अब हम बात करते हैं किसके बारे में? बायोलॉजिकल कंट्रोल के बारे में। बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ इंसेक्ट एंड डिजीज जनरल इंट्रोडक्शन। यानी कि दोस्तों इसमें अपन किसकी बात करेंगे? बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ इंसेक्ट यानी कि कीटों के जैविक नियंत्रण तथा डिजीज जनरल इंट्रोडक्शन यानी रोगों की जो जनरल जानकारियाँ होती है, सामान्य जानकारी होती है, उनके बारे में अपन डिटेल से अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों बात करते हैं कंट्रोल ऑफ डिजीज इन ऑर्गेनिक फार्मिंग। यानी कि जैविक खेती में इंसेक्ट्स का कंट्रोल किस प्रकार किया जाता है? तो दोस्तों पहला आता है एग्रोनॉमिकल कंट्रोल। कौन सा आता है दोस्तों? एग्रोनॉमिकल कंट्रोल यानी कि सस्य प्रबंधन। दूसरे नंबर पर आता है दोस्तों मैकेनिकल कंट्रोल यानी कि मैकेनिकल मशीनरी प्रबंधन किस प्रकार करते हैं।
मैकेनिकल तरीके से। तीसरे नंबर पर आता है दोस्तों बायोलॉजिकल कंट्रोल, यानी कि जैविक नियंत्रण। और चौथे नंबर पर आता है दोस्तों वेजिटेबल इंसेक्टिसाइड्स, यानी कि जो वानस्पतिक इंसेक्टिसाइड्स हैं, कीटनाशक है, उनका यूज करके। और इसके बाद देखते हैं दोस्तों हम इन चारों पॉइंट्स का डिटेल से अपन इनको देखते हैं। तो दोस्तों पहला एग्रोनॉमिकल कंट्रोल की बात करते हैं सबसे पहले। तो एग्रोनॉमिकल कंट्रोल में दोस्तों क्या होगा, जो सस्य क्रियाएं होती है उनके द्वारा अपन किस प्रकार कीटों पर नियंत्रण कर सकते हैं। तो दोस्तों एग्रोनॉमिकल कंट्रोल में सबसे पहले अपन देखते हैं किसको, टिलेज को। एग्रोनॉमिकल कंट्रोल में कौन कौन सी प्रैक्टिस आएंगे, टिलेज यानी कि भू परिष्करण द्वारा, क्रॉप रोटेशन फसल चक्र द्वारा किस प्रकार अपन कीटों का प्रकोप कम कर सकते हैं, प्रपंच क्रॉप यानी कि जो रक्षक क्रॉप्स जिन्हें अपन बोलते हैं उनको किस प्रकार ग्रो करके अपन क्या कर सकते हैं दोस्तों, कीटों पर नियंत्रण कर सकते हैं। उचित पोषक तत्वों के द्वारा अपन किस प्रकार इन पर नियंत्रण कर सकते हैं। और स्वच्छता, इनको क्या करेंगे दोस्तों अपन डिटेल से देखेंगे। तो दोस्तों हम बात करते हैं अब टिलेज के बारे में। दोस्तों भूपरिष्करण क्रियाएं करने से क्या होगा, जो इंसेक्ट्स हैं उनके अंडे या फिर उनका लार्वा क्या होगा, बाहर निकल जाएगा, जिन्हें जीवों द्वारा खा लिया जाएगा, या फिर प्रकाश की उपस्थिति के कारण वो क्या हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। तो इस प्रकार क्या होगा दोस्तों, कीटों की जनसंख्या में कमी आएगी। कीटों के कंट्रोल के कारण ही दोस्तों गर्मियों की जो जुताई होती है, ग्रीष्मकालीन जुताई जिसे अपन कहते हैं, की जाती है। ग्रीष्मकालीन जुताई करने से दोस्तों उस टाइम क्या होगा, प्रकाश जो टेम्परेचर होता है एनवायरनमेंट को वो अधिक होता है, गर्मी के कारण टेम्परेचर अधिक होता है, जिससे जुताई करने के पश्चात जो भी इंसेक्ट्स के अंडे या फिर लार्वा वगैरह निकलते हैं वो क्या हो जाएंगे, टेम्परेचर के कारण नष्ट हो जाते हैं। तो इस प्रकार क्या होता है, टिलेज के द्वारा कीटों पर नियंत्रण हो जाता है। बात करते हैं क्रॉप रोटेशन। दोस्तों फसल चक्र अपनाने से क्या होगा, जो एक क्रॉप्स के अंतर्गत पर्टिकुलर इंसेक्ट जो आक्रमण करता है वो अगले क्रॉप के अंतर्गत क्या क्रॉप में क्या करेगा, आक्रमण नहीं करेगा, इन्फेक्शन नहीं करेगा। तो उसके क्रॉप्स के ग्रो होने के बीच में क्या एक निश्चित पीरियड आ जाएगा, और उस पीरियड में उस क्रॉप्स को या फिर उस इंसेक्ट को जो क्रॉप्स होती है जिसके ऊपर वो आक्रमण करेगा वो नहीं मिल पाने के कारण वो नष्ट हो जाता है। तीसरा है प्रपंच क्रॉप। तो बात आती है दोस्तों प्रपंच क्रॉप होती क्या है, तो मेन क्रॉप के चारों ओर कीटों को आकर्षित करने के लिए जिस क्रॉप की 4-5 या 10-12 लाइन ग्रो की जाती है उसको क्या बोलते हैं, प्रपंच क्रॉप बोलते हैं। दोस्तों अपना कोई भी फील्ड है उसके बीच में तो अपन ने मेन क्रॉप ग्रो की है, और उसके चारों तरफ उसकी परिधि पर 10-12 लाइन किसकी है, अन्य क्रॉप की है, जो कि मेन क्रॉप के ऊपर जो भी इंसेक्ट क्या करेगा, आक्रमण करेगा, उसको आकर्षित करने के लिए, अट्रैक्ट करने के लिए ग्रो की जाती है। तो इस प्रकार के क्रॉप्स को अपन क्या बोलते हैं, रक्षक फसलें या प्रपंच क्रॉप भी बोलते हैं। दोस्तों उचित पोषक तत्वों के द्वारा अपन किस प्रकार करेंगे, उचित पोषक तत्वों से क्या होगा दोस्तों, क्रॉप्स को जो क्रॉप्स की आवश्यकता के अनुसार उसको पोषक तत्व प्राप्त हो जाएंगे, और अधिक पोषक तत्वों की अनुपलब्धता के कारण फिर इंसेक्ट नष्ट हो जाएंगे। स्वच्छता। दोस्तों क्रॉप्स को ग्रो करने से पूर्व
खेतों की सफाई करने से क्या होगा, जो इंसेक्ट होगा उसको रहने के लिए अब स्थान प्राप्त नहीं हो पाता, और सफाई कर देने से क्या होता है, कीटों की जनसंख्या में कमी आ जाती है। दूसरा मशीनरी जो नियंत्रण है उसकी बात करते हैं, यानी मैकेनिकल कंट्रोल के बारे में। तो इसमें दोस्तों विभिन्न मशीनों के द्वारा या विभिन्न यंत्रों के द्वारा क्या किया जाएगा, कीटों पर नियंत्रण किया जाता है। तीसरे नंबर पर बात करते हैं दोस्तों बायोलॉजिकल कंट्रोल के बारे में। तो बायोलॉजिकल कंट्रोल के बारे में कौन कौन से आते हैं, परभक्षी कीट, रोगाणु और सूत्रकृमि। परभक्षी कीट जो कि दूसरों का क्या करते हैं, भक्षण करते हैं, दूसरों को खाकर जीवों पर नियंत्रण करेंगे, तो वो क्या कहलाएंगे, परभक्षी कीट। रोगाणु, कुछ रोगाणु होते हैं और कुछ सूत्रकृमि होते हैं जो क्या करते हैं, कीटों पर नियंत्रण करते हैं, कीटों की जनसंख्या में कमी करते हैं। वेजिटेबल इंसेक्टिसाइड्स की अपन बात करें तो दोस्तों वनस्पतिक कीटनाशी जो नीम, करंज और लहसुन, इनमें कुछ तत्वों की उपस्थिति के कारण, कुछ मुख्य तत्वों की उपस्थिति के कारण क्या होते हैं, ये कीटों के पर नियंत्रण में सहायक होते हैं, जिनको अपन डिटेल से अपन देखेंगे। बात करते हैं दोस्तों किसके बारे में, पहला बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ इंसेक्ट एंड पेस्ट, यानी कि किस प्रकार इंसेक्ट और पेस्ट का बायोलॉजिकल कंट्रोल किया जाता है। तो बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ इंसेक्ट एंड पेस्ट की बात करते हैं दोस्तों, तो पहला इसमें आता है रीढ़धारी शिकारी जीव द्वारा। पहला किसके द्वारा किया जाएगा दोस्तों, रीढ़धारी शिकारी जीव। इसमें कौन कौन से जीव आएंगे, मछलियाँ, सर्प, मेंढक इत्यादि। दोस्तों इसके अंतर्गत जो जीव होंगे वो कीटों को क्या करेंगे दोस्तों, खाएंगे, और इस प्रकार खाकर उनकी जनसंख्या में कमी कर देंगे। इसमें अगला है चिड़ियों को आकर्षित करने के लिए 200 लकड़ी की खपचियाँ 40 से 50 सेमी हाइट पर लगानी चाहिए। दोस्तों चिड़ियाँ, जो पक्षी होती है या चिड़ियाँ होती हैं, वो क्या करेंगी, कीटों को खाएगी, और कीटों को खाने के लिए अपन को चिड़ियों को आकर्षित करना होगा, अट्रैक्ट करना होगा। तो पर हेक्टेयर की दर से 200 लकड़ी की खपचियाँ 40 से 50 सेंटीमीटर ऊंचाई पर क्या की जाती है दोस्तों, लगाई जाती है, जिससे कि चिड़ियों उन पर आकर बैठ सके। और इनका आकार कैसा होता है दोस्तों, टी आकार की होती है। किस प्रकार की होगी, टी आकार की होती है, जिससे कि पक्षी आसानी से उस पर बैठ सके। दूसरे नंबर पर आता है परभक्षी कीट। परभक्षी कीट जो कि दूसरों का क्या कर रहे हैं, भक्षण करें, दूसरों को खाकर उन पर नियंत्रण करें, कंट्रोल करें, उन कीटों की बात करें तो इसमें पहला आता है हमारा क्राइसोपीडस। पहला परभक्षी कीट कौन सा है दोस्तों, क्राइसोपीडस। क्राइसोपीडस थ्रिप्स का और मिलीबग का क्या करता है, भक्षण करता है। क्राइसोपीडस किसका भक्षण करता है दोस्तों, थ्रिप्स और मिलीबग का। दूसरे नंबर पर बात करें दोस्तों कॉक्सिनेला स्पीसीज। दूसरे नंबर पर कौन सी आती है दोस्तों, कॉक्सिनेला स्पीसीज। अब इसके बाद में अपन बात करने वाले हैं दोस्तों किसके बारे में, परजीवी कीटों के बारे में। परजीवी कीटों के बारे में तो बात करें परजीवी कीटों की, तो दोस्तों पहला परजीवी कीटों में पहला आता है अंड प्रजीव्याब, यानी कि वे कीट जो इंसेक्ट्स के अंडों को खाकर अपना जीवन यापन करते हैं, अंड प्रजीव्याब कहलाते हैं। यानी कि ये क्या करेंगे, दूसरे जो अपने इंसेक्ट्स होंगे उनके अंडों को खाएंगे। तो इनके एग्जाम्पल कौन से हैं, ट्राइकोडर्मा और टिलोनोमस। ट्राइकोडर्मा और टिलोनोमस किस प्रकार के जीव है दोस्तों, अंड प्रजीव्याब। यहाँ से एक नंबर का क्वेश्चन दोस्तों 12th बोर्ड में आ सकता है, अंड प्रजीव्याब के उदाहरण दीजिए, या अंड प्रजीव्याब का कोई एक उदाहरण दीजिए। तो उसका उदाहरण क्या होगा दोस्तों, ट्राइकोडर्मा कल्चर है, वो ट्राइकोग्रामा क्या है दोस्तों, जीव है। यहाँ दोस्तों कंफ्यूज होता है ट्राइकोग्रामा
और ट्राइकोडर्मा, दोनों सिमिलर से वर्ड है। तो यहाँ दोस्तों क्या कंफ्यूज नहीं होना है, कंफ्यूज नहीं होना है। ट्राइकोडर्मा तो एक कल्चर है और ट्राइकोग्रामा क्या है दोस्तों, एक जीव है। तो ट्राइकोग्रामा और टिलोनोमस क्या है, अंडपरजीव्या कीट है, यह जीव है। अब ट्राइकोग्रामा की अपन डिटेल से बात करेंगे दोस्तों, किसके बारे में, ट्राइकोग्रामा के बारे में। ट्राइकोग्रामा क्या है, एक अंडपरजीवी है। ट्राइकोग्रामा क्या है, अंडपरजीवी है। दूसरे नंबर पर बात करें तो आकार में क्या होते हैं दोस्तों, छोटे होते हैं। ट्राइकोग्रामा आकार में छोटे होते हैं और 5 से 7 मीटर की ऊंचाई तक क्या करते हैं, उड़ने वाले होते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो गन्ने में जड़, तना व शीर्ष भेदक जो कीट होते हैं उनका नियंत्रण ट्राइकोग्रामा के द्वारा किया जाता है। कपास में बॉलवर्म, बैंगन का फली छेदक, इन कीटों के लिए किसका यूज किया जाता है दोस्तों, ट्राइकोग्रामा का यूज किया जाता है। ट्राइकोग्रामा की 2.5 से 7.5 ट्राइकोग्रामा पर हेक्टेयर कितने बार छोड़ते हैं दोस्तों, 2 से 6 बार छोड़े जाते हैं। इसके बाद अपन देखते हैं अब इपिरिकेनिया। इपिरिकेनिया की बात करें तो दोस्तों इपिरिकेनिया क्या होता है, गन्ने में पायरिला के नियंत्रण के लिए क्या होता है, प्रभावी होता है। गन्ने में पायरिला के प्रभावी नियंत्रण हेतु किसका यूज किया जाता है दोस्तों, इपिरिकेनिया का यूज किया जाता है। अगला है फंगस। फंगस की बात करें, फंगस द्वारा किस प्रकार नियंत्रण किया जाता है, तो फंगस की कुछ प्रजातियां जैसे फाइकोमाइसिटीज और एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज। फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज, इन प्रजातियों के द्वारा क्या किया जाता है दोस्तों, कीटों पर नियंत्रण किया जाता है। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों किसके बारे में, ट्राइकोडर्मा के बारे में। ट्राइकोडर्मा दोस्तों क्या है, एक फंगस है। ट्राइकोडर्मा क्या है, फंगस है। मित्र फफूंद जिसे अपन बोल सकते हैं। मित्र फफूंद क्यों है दोस्तों, ये किसानों के लिए क्या है, बेनिफिशियल है, इस वजह से अपन इसको मित्र फफूंद बोल देते हैं। तो ट्राइकोडर्मा क्या है, फ्रेंड फंगस यानी कि मित्र फफूंद है। और फफूंद को अपन कवक भी बोलते हैं नॉर्मली। तो क्या है, एक लाभकारी कवक है। दूसरे नंबर पर 6 से 8 ग्राम ट्राइकोडर्मा पर केजी की दर से क्या करते हैं दोस्तों, उपचारित सेड्स को उपचारित करने के लिए यूज करते हैं। इससे क्या होगा, चने में उकटा, मूंगफली में कॉलर रोट और सोयाबीन का जो जड़ गलन रोग होते हैं उनमें क्या होगा, उन पर आसानी से नियंत्रण हो जाता है। इसके बाद देखते हैं दोस्तों बैक्टीरिया के बारे में। तो दोस्तों बात करते हैं बैक्टीरिया की। तो बैक्टीरिया में से क्या होगा दोस्तों, एग्जाम्पल देखें, कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो अन्य कीटों या अन्य रोगों पर क्या करते हैं दोस्तों, नियंत्रण करते हैं। बैक्टीरिया की बात करें तो बैक्टीरिया में आता है बैसिलस थुरिनजेंसिस। बैसिलस थुरिनजेंसिस यानी कि बीटी एक प्रचलित कीटनाशक है। प्रचलित क्या है, इंसेक्टिसाइड है, बैसिलस थुरिनजेंसिस जिसे कि अपन बीटी बोलते हैं। दोस्तों इसका यूज कॉटन में किया गया था। कॉटन से इससे बैसिलस थुरिनजेंसिस नामक कीट के जीन का यूज करके बीटी कॉटन का निर्माण किया गया था। इससे क्या होता है दोस्तों, क्रॉप्स की उपयुक्त अवस्था पर बीटी का 1 kg पर हेक्टेयर की दर से क्या करते हैं दोस्तों, स्प्रे करते हैं, छिड़काव करते हैं। इसके बाद अपन बात करते हैं दोस्तों किसके बारे में, जीवाणु के बारे में, वायरस, विषाणु, वायरस के बारे में। तो वायरस की बात करें तो इसमें हमारे लिए लाभकारी कौन से होता है, एनपीवी। एनपीवी की फुल फॉर्म होती है दोस्तों न्यूक्लियर पॉलीहाइड्रोलिस वायरस। क्या होती है फुल फॉर्म, न्यूक्लियर पॉलीहाइड्रोलिस वायरस।
और दूसरा होता है दोस्तों जीवी यानी ग्रानुलोसिस वायरस। इनका यूज दोस्तों चने में फली छेदक के लिए एनपीवी का यूज किया जाता है। इसकी 250 मात्रा एलई मात्रा का यूज किया जाता है। 7वें नंबर पर आता है दोस्तों सूत्रकृमि। सूत्रकृमि के द्वारा किस प्रकार यूज किया कीटों का नियंत्रण किया जाता है। तो दोस्तों सूत्रकृमि की कुछ प्रजातियां कीटों के नियंत्रण के लिए प्रभावी होती है। सुंडियों की रोकथाम के लिए कौन सी प्रजाति या कौन से कुल के सूत्रकृमि क्या प्रभावी होते हैं दोस्तों। स्टेनर निमेटिडी फैमिली के जो निमेटोड्स होते हैं दोस्तों सुंडियों की रोकथाम के लिए प्रभावी होते हैं। इसके बाद देखते हैं 8वें नंबर पर दोस्तों प्रोटोजोआ की बात करें तो प्रोटोजोआ निजेमा जाति के प्रोटोजोआ टिड्डी नियंत्रण के लिए उपयुक्त होते हैं। नोजेमा जाति के प्रोटोजोआ क्या होते हैं, टिड्डी नियंत्रण के लिए दोस्तों उपयुक्त होते हैं। इसके बाद देखते हैं दोस्तों वानस्पतिक उत्पादों से कीट व्याधि नियंत्रण, यानी कि वानस्पतिक उत्पादों से किस प्रकार कीटों पर नियंत्रण किया जाता है, इंसेक्ट्स पर कंट्रोल किया जाता है। तो दोस्तों हम देखते हैं किसको, नीम के बारे में। नीम के द्वारा किस प्रकार कीटों पर नियंत्रण होता है। तो दोस्तों नीम का कड़वापन किसके कारण होता है, अचाडेरी रेचिटिन के कारण दोस्तों नीम का कड़वापन होता है। और नीम के तेल में विशेष गंध किसके कारण आती है दोस्तों, टिग्निक एसिड के कारण नीम के तेल में विशेष गंध आती है। और नीम वैश्विक समस्याओं का क्या है दोस्तों, हल है। नीम क्या है, वैश्विक समस्याओं का हल है। दूसरे नंबर पर वानस्पतिक इंसेक्टिसाइड्स की बात करें तो आता है क्राइसैंथेमम। इसका उपयोगी भाग कौन सा है दोस्तों, इसके सूखे फलों का उपयोग किया जाता है। इंसेक्टिसाइड्स के रूप में इसके सूखे फलों का यूज किया जाता है। तीसरे नंबर पर आता है दोस्तों क्या, निकोटिन, तंबाकू की बात करें तो इसमें निकोटिन नामक जो तत्व होता है वो कीटनाशक का क्या करता है दोस्तों, कार्य करता है। कीटनाशक का कार्य करता है दोस्तों, यहाँ से 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। इसके बाद बात करें दोस्तों किसके बारे में, करंज के बारे में। तो करंज की अपन बात करते हैं तो इसका उपयोगी भाग कौन सा है दोस्तों, खली, तेल और पत्ती। करंज का उपयोगी भाग कौन सा है, खली, तेल, पत्ती। अगला सीताफल के बारे में बात करें तो सीताफल का उपयोग इंसेक्टिसाइड्स के रूप में क्यों किया जाता है, एल्कलॉइड्स की उपस्थिति के कारण सीताफल का यूज इंसेक्टिसाइड्स के रूप में अपन कर सकते हैं। बात करें लहसुन की तो लहसुन के का दोस्तों 2% का छिड़काव इंसेक्टिसाइड्स के रूप में क्या होता है, बेनिफिशियल होता है। अगला भौतिक नियंत्रण के बारे में अपन यदि बात करते हैं, फिजिकल कंट्रोल की बात करें तो दोस्तों उसमें पहला आता है प्रकाश प्रपंच और दूसरा आता है फेरोमोन ट्रैप। भौतिक नियंत्रण में प्रकाश प्रपंच और फेरोमोन ट्रैप का यूज किया जाता है। दोस्तों बात करते हैं प्रकाश प्रपंच के बारे में। प्रकाश प्रपंच होता क्या है, तो सबसे पहले प्रकाश प्रपंच के अपन क्या देखते हैं, इमेज देखते हैं। प्रकाश प्रपंच किस प्रकार का होता है। तो दोस्तों ये क्या है, हमारा प्रकाश प्रपंच की एक नॉर्मल इमेज है। यह इससे क्या होता है, प्रकाश प्रपंच यानी कि दोस्तों इसके शब्द से पता चल रहा है, प्रकाश प्रपंच यानी कि प्रकाश जाल। यानी कि अपन इसमें क्या करेंगे दोस्तों, एक बल्ब लेंगे जो कि कीटों को आकर्षित कर सके। कीटों को आकर्षित करने वाले बल्ब को लगाएंगे और उसके नीचे एक किसी बड़े बर्तन में, किसी बड़े चौड़े बर्तन में क्या करेंगे, पानी में केरोसिन की कुछ मात्रा मिलाकर रख देंगे। जिससे क्या होगा दोस्तों, जो लाइट की तरफ, प्रकाश की तरफ अट्रैक्ट होने वाले इंसेक्ट्स होंगे वो प्रकाश के चारों ओर घूमने के पश्चात क्या होंगे, गिरकर उस बर्तन में गिर जाएंगे, जिससे वो क्या हो जाएंगे दोस्तों, नष्ट हो जाएंगे या पुनः उड़ नहीं पाएंगे। तो दोस्तों इसमें क्या कर रखा है,
एक प्रकाश बल्ब लगा रखा है, बल्ब लगा रखा है, ये हमारा बल्ब लगा रखा है। बल्ब लगाकर नीचे क्या कर रखा है दोस्तों, एक बर्तन है, उसके अंदर पानी भर रखा है, और जो प्रकाश की ओर अट्रैक्ट होने वाले कीट थे वो इधर अट्रैक्ट हुए, और वो नीचे गिरकर इस बर्तन में क्या हो रहे हैं दोस्तों, नष्ट हो रहे हैं, नष्ट हो रहे हैं। देख आपको दिखाई दे रहा है दोस्तों, ये कुछ इंसेक्ट्स हैं जो कि इस बर्तन के अंदर पड़े हुए हैं। तो ये होता है दोस्तों क्या, प्रकाश प्रपंच। आप इसको देख सकते हो इमेज के द्वारा। इसके बाद अपन देखते हैं किसके बारे में दोस्तों, दूसरा हमारा फेरोमोन ट्रैप। फेरोमोन ट्रैप के बारे में देखते हैं। फेरोमोन ट्रैप के किस प्रकार का होता है दोस्तों, शायद आप 12th की बुक में इसकी कोई इमेज नहीं है फेरोमोन ट्रैप और प्रकाश प्रपंच की, तो आपको यहाँ इमेज दिखाई जा रही है जिससे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आ सके। आपको प्रैक्टिकली दिखाने से क्या होगा दोस्तों, आपके दिमाग में इमेज बन जाएगी किस प्रकार प्रकाश प्रपंच होता है, किस प्रकार फेरोमोन ट्रैप होता है। तो इसकी इमेज बन जाने से क्या होता है दोस्तों, अधिक समझ में आता है, ज़्यादा याद रहेगा। बात करें प्रकाश फेरोमोन ट्रैप की, तो दोस्तों इसमें क्या किया जाता है, किसी प्रकार का कोई गत्ता है या फिर अपन बोल दें कोई भी बोरी या टाट है, उसके ऊपर चिपचिपा पदार्थ क्या किया जाता है दोस्तों, डाल दिया जाता है, और उसको कुछ समय रखने के पश्चात खेतों पर लगा दिया जाता है। जिससे क्या होंगे दोस्तों, जो भी इंसेक्ट्स होंगे, इंसेक्ट्स उसके ऊपर चिपक कर नष्ट हो जाएंगे। दोस्तों इसमें क्या कर रखा है, पीले रंग का जो भी ये कोई भी कवर है उसके ऊपर चिपचिपा पदार्थ ये लगा रखा है, और इस पर जो भी इंसेक्ट्स इससे टकराए वो क्या हो गए दोस्तों, ये इंसेक्ट इससे चिपक कर नष्ट हो गए। तो फेरोमोन ट्रैप में क्या होता है, जो बोरियां होती है या टाट होती है या फिर किस प्रकार के कवर के ऊपर क्या करेंगे, चिपचिपा पदार्थ लगाएंगे, चिपचिपा पदार्थ लगाकर उसको खेत में लगा दिया जाता है, जिससे कि इंसेक्ट्स उससे टकराएंगे और चिपक कर नष्ट हो जाएंगे। तो दोस्तों ये क्या है, हमारा फेरोमोन ट्रैप है, इसको देख लीजिएगा, इससे ज़्यादा समझ में आ जाएगा फेरोमोन ट्रैप किस प्रकार का होता है और किस प्रकार यह काम करता है। इसके बाद देखते हैं दोस्तों अपन किसके बारे में, दूसरा अगला आता है हमारा टिकाऊ खेती। टिकाऊ खेती की बात करें दोस्तों, तो टिकाऊ खेती के बारे में डिटेल्स देखते हैं। तो दोस्तों पहला विश्व पर्यावरण सम्मेलन कहाँ हुआ था, टिकाऊ खेती के अंतर्गत बात करेंगे तो इसके लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है और इसके कौन कौन से घटक होते हैं, इनके अपन इसमें बात करेंगे। तो सबसे पहले इसमें बात करते हैं, पहला विश्व पर्यावरण सम्मेलन कहाँ हुआ था दोस्तों, स्टॉकहोम में। पहला विश्व पर्यावरण सम्मेलन कहाँ हुआ, स्टॉकहोम स्वीडन में। कब हुआ दोस्तों, 1872 में। इसके बाद देखते हैं सस्टेनेबिलिटी यानी टिकाऊपन का शाब्दिक अर्थ क्या है दोस्तों, किसी घटक की उत्पादन क्षमता को लंबे समय तक बनाए रखना। सस्टेनेबिलिटी या टिकाऊपन का शाब्दिक अर्थ होता है दोस्तों उसकी उत्पादन क्षमता को लंबे समय तक बरकरार रखना या लंबे समय तक बनाए रखना। उत्पादकता की बात करें दोस्तों, उत्पादकता की अपन निकालें मान, तो दोस्तों इसमें उत्पादन का मान प्लस प्राकृतिक धरोहरों पर जो प्रभाव हुआ है उसको क्या करते हैं दोस्तों, प्लस जोड़ देते हैं। इसके पश्चात दोस्तों बात करें टिकाऊ खेती के अंदर किन किन घटकों की आवश्यकता होती है, तो दोस्तों इन घटकों के बारे में देखते हैं। पहली होती है दक्षता, दूसरा पर्यावरण और तीसरा समय। इन तीनों घटकों की दोस्तों टिकाऊ खेती के लिए क्या होती है, आवश्यकता होती है। इसके पश्चात देखिए टिकाऊ खेती के मेन घटक कौन कौन से होते हैं। घटकों की बात करें तो पहला होता है फसल विविधीकरण, दूसरा होता है आनुवंशिक विविधता, तीसरे नंबर पर आता है दोस्तों समन्वित पोषक तत्व प्रबंधन, चौथे नंबर पर समन्वित नाशी जीव प्रबंधन,
5वें नंबर पर आता है दोस्तों ऊर्जा प्रबंधन, 6ठे नंबर पर आता है दोस्तों समन्वित पोषक तत्व प्रबंधन, और 7वें नंबर पर आता है दोस्तों उन्नत तकनीकों का ज्ञान, और 8वें नंबर पर सूचना प्रबंधन। दोस्तों इसके लिए क्या किया जाता है, फसलों का विविधीकरण, उसमें उसके पश्चात अपन करेंगे जेनेटिकल जो विविधता वेरिएशन है उनके बारे में अपन को डिटेल से ज्ञान होना जरूरी होता है। समन्वित पोषक तत्वों का प्रबंधन करना हमें आना चाहिए। समन्वित नाशी जीवों का प्रबंधन किस प्रकार करना है उसका हमें ज्ञान होना चाहिए। और ऊर्जा का एक उचित प्रबंधन होना चाहिए, और समन्वित पोषक तत्व प्रबंधन आ जाएगा। इसके पश्चात उन्नत तकनीकों का ज्ञान होना जरूरी होता है, और सूचना का प्रबंधन भी होना जरूरी होता है। दोस्तों इन सभी की आवश्यकता किस में पड़ती है, टिकाऊ खेती करने के लिए दोस्तों इन 8 घटकों का होना जरूरी होता है, इनका ज्ञान होना क्या होता है दोस्तों जरूरी होता है। इस प्रकार दोस्तों हमारा सेकंड जो चैप्टर था वो आज कंप्लीट हो गया, और दोस्तों उम्मीद है कि ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा। और इस चैप्टर के जो नोट्स हैं वो आपको व्हाट्सएप ग्रुप केडी एग्रीकल्चर स्टडी पॉइंट दौसा के ग्रुप में आपको मिल जाएंगे। मिलते हैं दोस्तों कल नए वीडियो के साथ, जिसमें अपन बात करेंगे 3rd चैप्टर के बारे में। उम्मीद है कि दोस्तों आप सभी को ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। दोस्तों इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब व शेयर करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिल सके। थैंक यू सो मच दोस्तों।